हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। अगर आप अपने लैब में जाते हैं और ये सपोज करिए कि कोई भी चीजें अचानक से एक्सप्लोज हो जाती हैं, विस्फोट हो जाता है, कोई केमिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस जाता है या कोई केमिकल ऐसा भी है जो इतना खतरनाक है कि वो आपके हाथों को टच करते ही आपके बॉडी में पहुंच जाता है, तो फिर आप कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्या आप ऐसे ही कैजुअली अपने लेबोरेटरी में चले जाते हैं? नहीं ना। कौन-कौन से प्रिकॉशन यूज करते हैं उन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप फार्माकोलॉजी के लैब में जाने से पहले कौन-कौन सी एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में रखनी होगी अपार्ट फ्रॉम द अदर लैब्स, ये आप जानते हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे और ये ऑब्जेक्ट आपके पीसीआई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखकर सिलेबस में ऐड करा गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिकल को समझना और समझाना, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसे डेवलप किया हुआ है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। मूव करते हैं हमारे मेन इंटरफेस पे, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा इन सिलिको सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली पुराने और नए सिलेबस के रखे गए हैं। तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और आते हैं सबसे लास्ट। इसमें देखिएगा विजुअल मॉडल सेफ्टी प्रिकॉशन स्पेशली फॉर द फार्माकोलॉजी लैबोरेटरी। ये ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा विजुअल मॉड्यूल, फिर से वही ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक कीजिए। फिर आपको क्लिक करना होगा टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक करके इस टैब पे। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन से लेकर के कुछ एनिमल और बायोलॉजिकल सेफ्टी तक के अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक एक करके इनको देखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब तो सिंपल सा है कि जब कभी भी आप किसी भी रेस्पेक्टिव लेबोरेटरी में जाते हैं, तो उसी लेबोरेटरी के अकॉर्डिंगली आपको चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फार्माकोग्नोसी लेबोरेटरी में जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको प्लांट्स या उनके पार्ट के बारे में, उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में, सॉल्वेंट्स के बारे में डील करना पड़ता है। वैसे ही अगर आप फार्माकोलॉजी के लेबोरेटरी में जाते हैं, तो आपको एनिमल्स के साथ डायरेक्टली और एनिमल के लिए यूज किए जाने वाले छोटे छोटे यूटेंसिल्स के बारे में इनडायरेक्टली डील करना पड़ता है। यानी कि अगर हम कहें तो आपकी फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी में कई अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जिनका सामना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके साथ होता है। तो उनको आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी सेफ्टी के रेस्पेक्ट में वो है आपका हाई पोटेंसी कंपाउंड हैंडलिंग। फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं वो डिजाइन किए गए होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव होने के लिए, और वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे भी अपना रिस्पांस देते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो साइनाइड के बारे में आपने काफी ज्यादा सुना हुआ होगा। साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जो बहुत कम क्वांटिटी में भी लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं फार्माकोलॉजी लैब में जो कम डोज पे या मॉडरेट डोज पे हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। ऐसे चीजों को कैसे बचा जाए, इनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज है एरोजोल प्रिवेंशन की। अगर कोई केमिकल कंपाउंड ऐसा है जिसको हम वे कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में है या फिर कोई स्प्रे के फॉर्म में है, तो वो पाउडर फॉर्म मॉलिक्यूल का हमारे नाक तक पहुंच सकता है। और अगर वो न्यूरोटॉक्सिन हुआ, तो अगर वो कोई ऐसा केमिकल हुआ जिसका माइन्यूट सा डोज भी आपके लिए डेंजरस कर दिया, तो ऐसे केस में आपको उसको बचा कर रखना पड़ेगा अपने आप से। और इसके लिए हम माइक्रो बैलेंस इनसाइड अ हेपा फिल्टर यूज करेंगे, जो कि हेपा फिल्टर के अंदर क्लोज होगा ताकि एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन हो और वहां से वो उड़ जाने की चांसेस ना हो, जिसके थ्रू आपके नोस्टाइल में एंटर करे। इसकी पॉसिबिलिटीज आप उससे कम से कम कर सकें। आपका जो ग्लोव बॉक्स होता है वो आपको इस फाइन पार्टिकल से प्रिवेंट करके रखे, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। डबल ग्लोविंग के प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे हाईली टॉक्सिक स्किन परमिएबल सब्सटेंस को हमें हैंडल करना पड़ता है, जैसे कुछ अल्कलॉइड्स हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, जैसे मैंने आपको साइनल्स के बारे में भी कहा था, तो वो आपके हाथों में आ सकते हैं। कई बच्चों के हाथों में थोड़े थोड़े स्वेट्स निकलते हैं, कभी कोई हाथ किसी कारण से गीला होता है, तो भगवान न करे ऐसे हाथ पे जो कि गीला हो, कोई केमिकल कोई पाउडर अगर आ गया, तो वो आपके स्वेट से या पानी के साथ मिलकर के आपके फिंगर के प्रेजेंट में जो पोर्स हैं उनके थ्रू आपके बॉडी में जा सकते हैं, जिससे आपको काफी लंबा नुकसान दिखना पड़ सकता है। ऐसे केस में सबसे अच्छा होता है कि आप ना केवल सिंगल ग्लव्स बल्कि डबल ग्लव्स का लेयर बना के रखो, ताकि एक्सीडेंटल होने वाले किसी भी तरह के नुकसान से आप अपने आप को एक स्टेप एक्स्ट्रा प्रिवेंट करके रख सको। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है आपका डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन का मतलब आपको पता है कि कोई चीज अगर एक्टिव है तो उसे कैसे डीएक्टिवेशन किया जाए। एक्चुअली इसे हमें ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे किया जाए। कई तरह के केमिकल आप यूज करते हैं। अगर आपको ये पहले से पता होगा कि जिस केमिकल को मैं हैंडल करने वाला हूं उसका नेचर ऐसा ऐसा है, उसके साइड इफेक्ट ऐसे ऐसे हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ऑल्दो आप ऊपर बताए गए
सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करोगे, फिर भी आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि इन केस अगर आपकी बॉडी में ये इंट्रोड्यूस होता है, तो मैं कैसे इसको न्यूट्रल करूँ, कैसे इसकी फार्माकोलॉजी को डीएक्टिवेट करूँ, जिससे मैं अपने आप को या किसी व्यक्ति को प्रिवेंट कर सकूँ। सो डीएक्टिवेशन करने का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट जिसे आप यूज़ कर रहे हो किसी भी पर्पज़ के लिए। ऐसे कंपाउंड के स्पेसिफिक केमिकल एंटीडोट के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिकॉशन है। उसके बाद जो अगला प्रोटोकॉल के अगन प्रिकॉशनरी है, वह आपका सिरिंज एंड शार्प प्रोटोकॉल। फार्माकोलॉजी है, तो एनिमल होंगे, एनिमल है, तो डोजिंग होगी, विथड्रॉवल होगा ब्लड का और डोजिंग और विथड्रॉवल के लिए आपको सिरिंज, नीडल या शार्प ऑब्जेक्ट डाइसेक्शन के लिए तो आवश्यक होगा ही होगा। ऐसे केस में थोड़ा-सा आपको फिजिकल नुकसान होने के, चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, उनके बारे में ये वाला करंट स्लाइड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि कई सारे नीडल, शार्प ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं, इसीलिए आप सबसे पहले नो रिकैप के प्रिंसिपल को फॉलो करो। नो रिकैप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप इंजेक्शन यूज़ करते हो, नीडल सिरिंज कर परचेज़ करते हैं, तो उसके क नीडल के ऊपर कवर आता है। वो कवर एक बार आपने निकाला, उसको इंट्रोड्यूस किया, अब दोबारा उसको कवर करने की कोशिश मत करिए क्योंकि दोबारा कवर करते-करते कई बार वो नीडल आपके हाथों में चुभ जाता है। इसीलिए एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका यूज़ खत्म हुआ, उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए। पॉइंट ऑफ यूज़ डिस्पोज़ल फॉलो कीजिए। कई अलग-अलग तरीके के आपके पास आज के डेट में कंटेनर बॉक्स होते हैं, अलग-अलग कलर दिया रहता है, तो इमीडिएटली यूज़ हुआ, उसको वहीं के वहीं जो कि आपके हाथों के पहुँच के पार होना चाहिए, वस वर्क स्टेशन के पास में होना चाहिए, इमीडिएटली उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। आजकल तो सिरिंज डिस्कार्ड मशीन आते हैं जो उसको इलेक्ट्रिक थ्रोड के थ्रू कट करके अलग कर देते हैं, वो सबसे अच्छा होता है, उसे तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। पॉइंट ऑफ डिस्पोज़ल यहीं पे इस विशेष महत्वपूर्ण प्रिकॉशनरी फॉलो करना चाहिए। उसके बाद सेल्फ सीथलिंग नीडल का यूज़ करना चाहिए। आजकल ऐसे नीडल्स आ रहे हैं, जिनको एक बार आप यूज़ करते हो और यूज़ करने के तुरंत बाद वो क्लोज़ हो जाते हैं, सिंगल यूज़ हो जाते हैं। जैसे मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ लैंसेट का, तो आपने लैंसेट कई तरह के यूज़ किए होंगे। पहले छोटे स्टेनलेस स्टील के आते थे, फिर एक उसको पिक करने वाले आते थे, पिकर पेन में यूज़ करने वाले आते थे। आजकल ऐसे आ गए हैं कि उन्हें एक बार पुश करिए, उनका काम खत्म और वो जो नीडल है, पुश करने के बाद अंदर चला जाता है, जिससे चोट लगने, चुभने की संभावना नहीं रहती। ऐसे ही मॉडर्न्स टाइप के जो नीडल्स आ गए हैं, इनका ये हमें यूज़ करना चाहिए। अगला प्रिकॉशनरी मेथोडोलॉजी ये है कि ऑर्गन बाथ एंड जो फिजियोग्राफ्स होते हैं, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट को सही तरीके से व्यवस्थित रखना। ऑर्गन बार के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया था काफ़ी सारा। ऑर्गन बाथ में देखें तो वो पूरी असेंबली है। उसमें कई छोटे-छोटे अलग-अलग पार्ट को जोड़ करके हमें करना पड़ता है। तो इंश्योर करिए कि सारे ऑर्गन बाथ सही तरीके से जुड़े हुए हों। इलेक्ट्रिकल कंपाउंड चूँकि उसमें पानी भी रखा रहता है, इसलिए ऐसा हो कि वो अर्थिंग के साथ में हो, ग्राउंडेड हो, यानी कि उसमें करंट लगने के चांसेस कम हो। सब चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से हो, वायर खींचा हुआ ना हो, तना हुआ मत हो ताकि मैकेनिकल डैमेज होने के चांसेस ना हो। सिस्टमिक तरीके से लूज़ एंड फिटिंग प्रॉपरली होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये तो आपको पता होगा कि बैलेंसिंग करते हैं, तो बैलेंसिंग केवल लिक्विड के वॉल्यूम पे नहीं होना चाहिए कि दोनों तरफ बराबर एमएल ऑफ लिक्विड का वॉल्यूम डाल दिया। दोनों के ऊपर रखने वाले जो अप एंड डाउन ट्यूब्स हैं या जो होल्डर्स हैं, उनका भी वजन बराबर होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जा सके, कोई स्पिलिंग प्रॉपर्टी वहाँ पे देखने को ना मिल सके। उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके का क्रायोसेट्स यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोटोम्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बहुत ध्यान से रखिएगा। सेक्शन कटिंग के लिए माइक्रोटोम्स अगर आप यूज़ करते हो तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसमें कुछ पार्टिकल्स रह गए हों, उनके पार्टिकल्स को कभी भी खुली हाथों से साफ करने की कोशिश मत करिएगा। एक ब्रश ले लें, और ब्रश लेने के बाद उसे क्लीन करें। जो क्रायोसेट्स होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं, उनको भी आप डायरेक्टली हाथ से टच मत करिएगा। ठंड के कारण से हाथ चिपक सकते हैं और आपके उस पर्टिकुलर पार्ट के जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वेसल्स जो हैं डैमेज हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर ग्लव्स और दूसरे यूटेंसिल्स की मदद से ही इन चीज़ों को आप क्लियर आउट करा करें। अगली बात चलते हैं अगले प्रिकॉशन का, तो वो है आपका कंट्रोल सब्सटेंस मैनेजमेंट। कई चीज़ें वहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। वो स्टार्टिंग फ्रॉम आपके यूटेंसिल से, केमिकल से, ग्लासवेयर से, मशीनरी से, एनिमल से लेकर के सर्जिकल इक्विपमेंट तक हो सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कई बार हम ऐसे ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कई बार ऐसे देखते हैं जो नार्कोटिक्स होते हैं, कई बार शेड्यूल के डिग्री के ड्रग होते हैं। इसलिए इनको ऐसे खुला छोड़ कर के आप कहीं भी लैब के बाहर मत चले जाइए। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि वो आपके
प्रॉपर लॉक में होने चाहिए, कंटेनर में होने चाहिए, लॉक होने चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति उसे ओपनली खोल करके लेके जा ना सके। हर चीज़ लॉक में होगा तो आपके परमिशन से ही होगा। जब काम हो रहा है तो अनलॉक करिए, उसे रिमूव कीजिए, फिर यूज़ कीजिए, जब काम होता है तो उसे रख दीजिए। आपके पास एक लॉग बुक होना चाहिए, जिसमें इसकी प्रॉपर एंट्री हो कि कितने समय में किसने निकाला, कितने समय उसे बंद कर दिया, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। चाबी किसी ऑथराइज्ड पर्सन के पास ही होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके सेफ्टी प्रिकॉशन फार्माकोलॉजी लैब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। चलते हैं अगले पे, तो वह है हमारा केमिकल हाइजीन एंड वेस्ट। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कई केमिकल्स हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाले हैं। चाहे ये केमिकल सॉल्वेंसी के पर्पज़ से हो, चाहे ये केमिकल एनेस्थेसिया, यूथेनेसिया या ट्रीटमेंट के पर्पज़ से हो, तो सारे केमिकल्स को अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट, उनके पॉसिबल साइड इफेक्ट, उनसे कैसे प्रिवेंशन होना चाहिए, कैसे फ्यूमिंग हुड होना चाहिए, लॉकर होने चाहिए, प्रिकॉशन क्या-क्या होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको रिटन में एसओपी के फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज आपका जो मैंने पहले डिस्कस किया, वैसे ही कोई और भी केमिकल हैं जिनकी वजह से जो कोरोज़िव धुआँ निकलता है, उसे आपको फ्यूमिंग हुड से बाहर निकल देना चाहिए। जो वेस्ट है, उसे उसी समय उनके नेचर के अकॉर्डिंगली डिस्पोज़ करना चाहिए। अलग-अलग कलर के कंटेनर यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको हज़ार्ड से बचा सकती हैं। और आखिरी में अगर हम बात करें तो एनिमल और बायोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। चूँकि फार्माकोलॉजी मतलब एनिमल हैंडलिंग, और एनिमल हैंडलिंग तब अच्छे से हो पाएगा जब आप सही तरीके से उसके लिए यूज़्ड टू होंगे तो। एनेस्थेटिक का प्रॉपर यूज़ हो, एनेस्थेटिक गैसेस के रूप में प्रॉपर तरीके से यूज़ हो, लिक्विड हो तो सही तरीके से यूज़ हो, सही क्वांटिटी में यूज़ हो, सही आपका प्रॉपर चैम्बर में यूज़ हो। अगर कोई बाइट हो जाता है, इंसेक्ट स्क्रैच कर देता है, तो उससे आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेंगे? कैसे आप मल्टीपल ग्लव्स पहन करके स्क्रैच फ्री, बाइट फ्री, रेजिस्टेंस ग्लव्स पहन करके यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका एंटीडोट कैसे आप यूज़ करोगे? कौन से मेडिसिन यूज़ करेंगे, इन सब का नॉलेज आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फार्माकोलॉजी की लैबोरेटरी में सेफ्टी प्रिकॉशन करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आया हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड टेक केयर।